ये जो ट्वीट आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। देखिए उन्होंने लिखा क्या है, जिसने खाया है उससे बाहर निकालूंगा और जिसका खाया है उसको लौटाऊंगा। ध्रुव राठी जो कि आजकल सोशल मीडिया पर काफी चर्चाओं में है, उन्होंने इस ट्वीट का जवाब भी दिया। नीचे अगर आप ट्वीट में देखेंगे उन्होंने लिखा है, यानी आप हलाल बफेलो बीफ कंपनी का चंदा लौटाने वाले हैं। जिन कंपनी की दवाई ड्रग टेस्ट में फेल हो रही थी उनसे लिया हुआ चंदा लौटाने वाले हैं। सही है, इस तरह का पैसा आपको लौटा देना चाहिए। अब आप देखिए ये जवाब दरअसल दिया गया जिसका खाया है उसको लौटाऊंगा के सेंस में, लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जिसने खाया है उसने दरअसल किसी से लिया है और जिससे लिया है उसको लौटाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लेकिन या तो सियासत या फिर एजेंडा अपने अपने नैरेटिव सेट करता है, नहीं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेंटेंस को आधार बनाकर उन पर इस तरह का हमला बोल पाना इतना आसान नहीं होता। स्वागत है आप सभी का सुर्खियों से आगे में। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल, मेरे साथ राहुल अवस्थी और मनोज शर्मा जुड़ रहे हैं। राहुल, आपने भी पढ़ा, ये मैंने प्राइमली इसलिए उठाया कि नैरेटिव्स कैसे बनते हैं, एजेंडा कैसे सेट होता है, उसका एक एग्जाम्पल इसे माना जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँ, मैं ध्रुव राठी की बात पे कोई कमेंट करूँ उस पर तो मैं जाना नहीं चाहता। कम से कम कोई पत्रकार तो हो और जिसने पत्रकारिता की हो, किसी एजेंडे से बंधा हुआ नहीं हो और कलम के साथ में चलता हो। आई डोंट फाइंड माई सेल्फ इन एनी काइंड ऑफ कैपेसिटी तो कि मैं ध्रुव राठी को रिप्लाई करूँ, और मैं रिप्लाई करना या उस पर कोई कमेंट करना महत्वपूर्ण समझता भी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि एजेंडे सेट होते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और ख़ास तौर पर बीजेपी ने अपने आप को इस परिस्थिति में पाया नहीं है, क्योंकि आज से पहले कोई सीधा हमला इस तरीके से किया नहीं करता था और इस तरह से जवाब मांगा नहीं करता था कि अब आप लौटाने वाले हैं तो किसका लौटाने वाले हैं, कहाँ से आया था, किसका था, क्या था, और उसमें आप उनको भी उन्हीं के बनाए हुए जाल में, उनके कही गई बातों में उलझा दें, फंसा दें। ये पहली बार होता हुआ दिखाई दे रहा है और बीजेपी नैरेटिव्स में उलझी है इस लोकसभा चुनाव में। और राइट फ्रॉम फेज़ 1 हमने देखा भारतीय जनता पार्टी इसमें उलझी हुई दिखाई दी, और अब तो आखिरी बाकी है 1 तारीख को, और तब भी वो उलझन आपको और वो नैरेटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने इस बार सोशल मीडिया पर बाजी मारी है ऐसे नैरेटिव सेट करने में, और कांग्रेस ऐसी दिखाई दे रही है कि टक्कर में, और सोशल मीडिया क्या कुछ कर सकती है 2014-2019 हमसे छुपा हुआ नहीं, और कितना बदलाव लेकर के आ सकता है। इस बार के चुनाव में इसी तरह की जो बातें थी जो खुद से कही गई, कांग्रेस ने उसको लपका, और मुझे लगता है कांग्रेस ने बेहतरीन फील्डिंग की है। और कांग्रेस से जुड़े हुए तथाकथित जो ऐसे लोग हैं जो उस नैरेटिव्स को और बिल्डअप करते हैं और आधार प्रदान करते हैं, उन्होंने भी इसमें बेहतरीन काम किया कांग्रेस की मदद करते हुए। बिल्कुल। और देखिए हिंदी व्याकरण में मैं और राहुल मिलकर यहाँ पर एक एक कर 50 उदाहरण दे सकते हैं कि पॉज, पंच और शब्द बहुत मायने रखते हैं। जैसे मतदान करो और मतदान करो, बोलने के तरीके से, पॉज पंच के तरीके से उसका मीनिंग बदल जाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण जब हम लोगों ने एंकरिंग शुरुआत की थी, हमारे सर ने हमको सिखाए थे, याद होगा किस तरह से हम ट्रेनिंग से गुजरे। मनोज, जिसका खाया है उसको लौटाऊंगा, नो डाउट इसके 2 मीनिंग होते हैं, लेकिन इसके 2 मीनिंग हो रहे हैं जो मैं समझ पा रहा हूँ। ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति का खाया, तो ए व्यक्ति ने जो खाने वाला, बी जो है जिसका खाया गया है, तो ए से लेके बी को लौटाया जाएगा। इसको इस तरीके से समझा जाए, इसमें कहीं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि मैंने जिसका खाया है उसको लौटाऊंगा। कहीं भी इस लाइन के आधार पर कहीं भी मुझे नहीं लग पा रहा। मेरे को तो ये लग पा रहा है जिसने खाया है उससे निकाला जाएगा, और जो जिसका खाया है, ये बात तो पहले स्पष्ट कर चुके हैं। ये पार्ट बी है, आप जो ए बी कह रहे हैं ना, उसमें ये पार्ट बी, क्योंकि ये बात तो पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि ना मैं खाऊंगा और ना खाने दूंगा, तो ये बात ऑलरेडी क्लियर्ड है। अगर इंटरेस्टिंगली सोशल मीडिया काफी क्रूअल है, काफी क्रूअल है, और ट्रोलिंग भी इस लेवल पर होती है कि अच्छे से अच्छा व्यक्ति डिप्रेशन में भी जा सकता है, अगर आप देखेंगे। और कांग्रेस इसकी भुक्तभोगी रही है। अब रास्ते 2 ही थे कि अगर कोई चीज गलत है तो हम उसका डिस्कार्ड करें और या हम उसका इस्तेमाल सीख लें। क्या क्या लगता है आपको कि क्या क्या हो रहा है? सोशल मीडिया क्रूअल तो हमेशा से ही रहा है और सभी के लिए रहा है। देखो, सोशल मीडिया पर जिस तरह से ट्रोलबाजी होती है उसमें कई ऐसे चेहरे होते हैं जो एक दिन में स्टार बन जाते हैं, रातों रात में स्टार बन जाते हैं। और कई सोशल मीडिया पे मैंने ऐसे भी देखे हैं कि गलत अगर ट्रोलिंग हो जाए तो सुसाइड भी सोशल मीडिया की वजह से हुई है। अभी एक मामला सामने आया था, कोई बच्चा माँ के हाथ से गिर गया अनजाने में, और उस बच्चे की लेकर उसकी ट्रोल किया गया और उसने सुसाइड करनी पड़ी महिला ने। तो सोशल मीडिया पर से ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगा,
क्योंकि मैं सोशल मीडिया को जो देख पा रहा हूँ, सोशल मीडिया में कह सकते हैं तुकांतुक जो होते हैं शब्द, उनका प्रयोग अधिकतर किया जाता है। बिल्कुल। और मैंने जैसा कि कहा, सोशल मीडिया क्रूअल है लेकिन एक बहुत गजब का हथियार भी है। बहुत तेज़ी से माइंड फ्रेम्स बनाता है, माइंड फ्रेम्स चेंज करता है। लेकिन इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाने का, थकान मिटाने का पूरा मौका प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर मिलने वाला है। कन्याकुमारी जा रहे हैं वो, जैसे 2019 में केदारनाथ गए थे, 2014 में शिवाजी वाले प्रतापगढ़ में थे, वहाँ पर ध्यान लगाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने भी यहीं ध्यान लगाया था। और अगर आपको ये जानकारी हो कि भारत माता की दिव्य अवधारणा की अनुभूति स्वामी विवेकानंद को उसी जगह पर हुई थी। एपीजे अब्दुल कलाम ने वहाँ 2 घंटे ध्यान लगाया हुआ है, जो कि अपने पूर्व राष्ट्रपति हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, हर बार जा रहे हैं, इसके पीछे क्या तर्क या क्या सेंस लगाया जाए? क्योंकि ये वंस अपॉन या एक बार हो जाए वाली बात नहीं है, ये अगर हर बार हो रही है तो कुछ तो होगा ना इसके पीछे का गणित। देखिए, ये सवाल हमको तब पूछना चाहिए था जब वो बैंकॉक जाते हैं, है ना, वहाँ नहीं जा रहे हैं, वो ध्यान लगाने जा रहे हैं। आपने देखा चुनाव, हम लोग इस बात के, मुझे लगता है कि हम लोगों से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता जब चुनाव होते हैं और इलेक्शंस के अंदर एक पत्रकार किस तरह से जूझता है, भागता दौड़ता है, और जिस दिन काउंटिंग पूरी होती है तो उसके बाद वो चाहता है कि मैं कहीं एक लंबी छुट्टी पे जाऊं और ऐसे ही पहाड़ों पर बैठ जाऊं, और उसके बाद में वो फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार तो पूरा, अब कहना चाहिए उनके हिसाब से, या जो उन लोगों सब पूरा देश। और एक सोशल मीडिया की जो बात चल रही थी उस पर ये अधिकतर देखा गया, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, उन सब ने मोदी का परिवार, जिस तरह से कांग्रेस ने एक एजेंडा बनाया था कि मोदी का परिवार कौन है, क्योंकि वो पत्नी साथ रखते नहीं हैं, तो फिर मोदी ने ये बताया लोगों को कि पूरा देश 140 करोड़ लोग मेरा परिवार है। वो बात ठीक है, मैं जहाँ जा रहा हूँ वो ये है कि एक व्यक्ति, लेकिन जहां आप जा रहे हो उसी में एक बात और जोड़ दूं कि कुछ सालों पहले ही हमें ये जानकारी मिली ना कि प्रधानमंत्री मोदी रोज योगा करते हैं, ध्यान लगाते हैं, फिर इलेक्शन टाइम में ही या तो बाकी दिन उतना स्ट्रेस रिलीफ नहीं हो रहा है योगा में। मैं इसको स्ट्रेस रिलीफ से जोड़ता हूँ, और ये हर व्यक्ति की प्रैक्टिस में होना चाहिए। जब आप बहुत धुआंधार काम करने के बाद में एक मेंटल पीस ज़रूरी होती है, और सबका अपना अपना तरीका होता है उसे खोजने का। कई लोग उसे पहाड़ों पर अपने परिवार के साथ घूम करके खोज रहे होते हैं, कुछ लोग जो एकाकी स्वभाव के होते हैं, या फिर उनको लगता है कि वो इस पीस को ध्यान लगा करके खोज सकते हैं, मेडिटेशन के साथ में खोज सकते हैं। प्रधानमंत्री ने वो तरीका चुना है, क्योंकि उसके बाद में फिर उनके पास कोई काम बचता नहीं है, ये काम खत्म। 1 तारीख को जैसे ही वोटिंग हुई, या 1 तारीख से पहले जैसे ही प्रचार समाप्त हुआ, उसके बाद में उनके पास कोई काम नहीं बचता। फिर जो किया जाना था वो किया जा चुका है। 1 तारीख को फिर वोटिंग हो जाएगी, और उसके बाद में 4 तारीख को रिजल्ट आने बाकी रहेंगे, और कुछ बचेगा नहीं। तो ये मेरे ख्याल से एक मेंटल पीस खोजना स्ट्रेस बस्टर है ना मनोज, यही होना चाहिए। बिल्कुल। प्रचार का, लोकसभा चुनाव 2024 का प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है, और जहाँ तक वहाँ कन्याकुमारी जाने की बात कही जाए, तो मैं जो समझ पा रहा हूँ पूरा जो कहानी है, जो कि मैं मेरे बुजुर्गों से सीखता आया हूँ या उनसे सुना है। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। या तो आज आखिरी दिन है या कल आखिरी दिन होगा, 31 का महीना है। खैर वो उससे, हाँ आगे। बिल्कुल। तो जैसा कि कन्याकुमारी अपने आप में एक आध्यात्मिक स्थान है, विवेकानंद जी ने भी वहाँ पर तपस्या की थी, और ऋषि मुनियों का वो स्थान रहा है, और जिससे बताया जाता है कि इतने जो पुराने मंदिर होते हैं वो उनकी स्थापना किसी ना किसी संत के द्वारा की जाती है। एक लंबी तपस्या वहाँ पर की जाती है, और वैदिक मंत्रों के साथ वहाँ पर स्थापना भगवान की कराई जाती है, प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। तो वहाँ एक अलग ही जो कहते हैं एनर्जी प्राप्त होती है, और ये देखा भी है, महसूस भी किया है। पुराने मंदिरों में हम जब जाते हैं तो वह एक अलग शांति मिलती है, बिल्कुल जैसे वहाँ कुछ अलग ही कोई शक्ति है जो काम कर रही है। अब चूँकि नरेंद्र मोदी का पुराना वास्ता ऐसे स्थानों से रहा है, पहले भी वो गए हैं, उन्होंने अपने बयानों में भी कहा है कि मैं हिमालय में रहा हूँ जाके, तो उसके पीछे जाने का कारण यही है कि वहाँ से आराम से शांति लेके आनी है, और शांति के बाद एनर्जी की पूरी एनर्जी के साथ आगे जो 4 तारीख के परिणाम होंगे उसमें जुट जाए। हाँ, 4 जून का इंतज़ार करते हैं। लेकिन एक गजब की बात है कि हमारे चुनावों में पाकिस्तान भी हाइपर एक्टिव मोड में है। मतलब बीजेपी तो है ही है, एनडीए, और आईएनडीआईए यानी कांग्रेस भी है ही है। फवाद हुसैन का ये बयान आना कि पाकिस्तान में सब चाहते हैं मोदी चुनाव हार जाएं, वो पाक के प्रति नफरत पैदा करते हैं,
और जो भी उनको हराए, राहुल हो, केजरीवाल हो, ममता हो, उनको शुभकामनाएं। अब अच्छा अच्छा, ये तो बात है कि दोनों ही धड़ों के लिए पाकिस्तान की इस हरकत से, यानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही धड़ों के लिए हल्का हल्का बेनिफिट तो होता है। बिल्कुल होता है, पर मुझे लगता है कि बीजेपी को बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता था अगर ये बात 1 महीने पहले कही गई होती। अब देखिए इस पूरे चुनाव का पूरा डिवीजन कैसे हो जाता, कहाँ ये चुनाव चला जाता। फवाद चौधरी ये वो व्यक्ति हैं जो अभी खुद कहना चाहिए मुफलिसी के दिनों में है। पूरा इनके तो आने के पीछे कारण है, एक अच्छी खासी सत्ता में थे, कहते हैं विदेशी हस्तक्षेप हुआ, पार्टी एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई जहां से कुछ मिलने वाला नहीं है। फवाद चौधरी के पास सिर्फ कहने के लिए कुछ बचता है, करने के लिए कुछ नहीं बचता। तो फवाद चौधरी के ऐसे बयानों को बहुत ज़्यादा तरजीह दी नहीं जानी चाहिए, लेकिन इससे बीजेपी को बहुत प्रॉफिट हो सकता था। चुनाव बिल्कुल कहना चाहिए टेक्टोनिक शिफ्ट हो सकता था अगर ये 1 महीने पहले आता। नहीं, बिल्कुल। और दूसरा, पाकिस्तान को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं है कि 2014 से, मैं ये नहीं कहूँगा स्ट्रेट फॉरवर्ड की नफरत, लेकिन कुछ खास पसंद नहीं किया जाता पाकिस्तान को भारत में, मैं इन शब्दों के साथ कहूँगा। बहुत से लोग नफरत भी करते हैं, और उसका कारण सिर्फ आज में नहीं है, या मुंबई हमला नहीं है, या उससे पहले करगिल, या उसके भी पहले जाए तो हुए 3 युद्ध। पाकिस्तान को खुद भी सोचना चाहिए कि कांग्रेस का शासन था तब भी लोग यहाँ के आपसे चिढ़ते थे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि फवाद चौधरी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई नहीं चाहता। अब आपके चाहने नहीं चाहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ सकता था अगर 47 के वक्त आपने फैसला किया होता कि आपको हमारे साथ रहना, और अभी फर्क पड़ सकता। आप आइए, हमारे साथ मिलिए, हमारे साथ मिलने के फैसले कीजिए। पेट्रोल भले ही 100 के पार होगा, लेकिन खाना सस्ता मिल जाएगा, आप है ना? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। हाँ पेट्रोल भले ही 100 के पार मिलेगा, लेकिन खाना सस्ता मिल जाएगा। खाना सस्ता मिल जाएगा। देखो पाकिस्तान के जितने भी नेता हैं, जो हमारे कार्यक्रम का नाम है सुर्खियों से आगे, तो ये जब बयान आते हैं पाकिस्तान के नेताओं के, वो सुर्खियां बटोरने के लिए आते हैं। अब बात यहाँ राजस्थान, पूरे भारत की राजनीति की बात की जाए, इलेक्शन की बात की जाए, उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और जहाँ तक लोगों की बात है, पाकिस्तान के प्रति कोई स्नेह भारतीय लोगों का किसी का बचा नहीं है, कुछ खास है नहीं। कोई खास है नहीं। तो बेबात की बात है जो कर देते हैं, मैं जो मान के चल रहा हूँ। लेकिन एक खास बात है, देखिए क्या कहते हैं ना, अपन जब सुर्खियों से आगे जाने की कोशिश करते हैं तो हम शब्दों को भी पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर उनको लगता है कि वो पाक के प्रति नफरत पैदा करते हैं तो ठीक है, मतलब मुसलमानों के प्रति तो नहीं कर रहे हैं ना, कहने का मतलब इन टोटलिटी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को लगता है कि, अब आप देखिए, ये हाईली कंडेमनेबल है मेरी नज़र में। पत्रकार के तौर पे मुझे करना चाहिए या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जो कंपैरिजन उन्होंने किया है कि जब से बीजेपी आई है भारत के 17 करोड़ मुसलमानों का वो हाल है जो हिटलर के ज़माने में यहूदियों का था। जो हिटलर ने यहूदियों के साथ किया 2014 से अब तक, वही मुसलमानों के साथ हो रहा है। ये स्टेटमेंट आपको बिल्कुल, हाँ, एक बार किसी ने ऐसा कहा था, और मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर ये स्टेटमेंट थोड़ा और पहले आता तो ये तो चुनाव का रुख बदल सकता था। ये आप इसकी तुलना कर लीजिए बुचर ऑफ गुजरात जिस तरह से चला करता था, ट्रेंड करता था, और उसके बाद में फिर न्यायिक प्रक्रिया के अंदर वो सारी चीज़ें कहाँ हवा हुई और क्या सच्चाई सामने आई, ये सबके सामने है। यहूदियों की स्थिति जर्मनी में जो थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले और उस वक्त पे, उसकी तुलना दुनिया में किसी चीज़ से हो ही नहीं सकती, किसी चीज़ से नहीं हो सकती। एक ह्यूमैनिटी, एक पूरी इंसानियत का किस तरह से वजूद ख़त्म किया गया, वो कहीं किसी चीज़ से कंपेयर हो ही नहीं सकता। मुझे पता नहीं असदुद्दीन ओवैसी किस रिलेशन में, किस कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीज़ें कह रहे हैं, या फिर उनको सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ के जो आंकड़े आए हैं स्पष्ट करते हैं, वो सबके सामने किस तरीके से फले हैं, फूले हैं और सब और विकसित हुए हैं तमाम। और अब आप देखिए इस बार के रिजल्ट्स देखिए यूपीएससी के, उसमें आपको पता चलेगा कितनी ज़्यादा पोजीशंस आई हैं। तो आपको तो खुला अवसर मिल रहा है, जो हर जगह आपको अवसर है। लेकिन अगर ओवैसी ऐसा सोचते हैं तो मुझे लगता है कि फिर कहीं ना कहीं उनको अलग से मैंने कई बार कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी के जो भाई हैं, मैं उनके बयानों को इतना हल्का मानता हूं कि मैं उस पर सवाल पूछना भी पसंद नहीं करता। असदुद्दीन ओवैसी को मैं हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन के तौर पर लेता हूं। पाकिस्तान के अगेंस्ट उनका स्टांस, उसके कई फैंस मिलेंगे आपको इंडिया में, पर ये एक स्टेटमेंट ऐसा था जो मुझे समझ में नहीं आया उन्होंने क्यों दिया। लेकिन इसके साथ ही, और ऐसा, अच्छा, बीजेपी की बी टीम बार बार कहा जाता है, कभी कांग्रेस की बी टीम कह दिया जाता है। इस बार देखिए हाईली क्या बैलेंस बनाया उन्होंने। उनका कहना है कि सपा सिर्फ एमवाई के नाम पर दरी बिछवाने और नारे लगवाने का काम कर रही है। एमवाई आप जानते ही हैं, मुसलमान और यादव।
कांग्रेस के 328 जो कैंडिडेट्स हैं उनमें से 19 मुसलमान हैं, सपा के 62 में से 4 मुसलमान हैं और बीजेपी के 441 में से एक, हालांकि मैंने वो कोशिश की खोजने की, वो एक कौन, मैं खोज, केरला से ओके, तो वो एक, तो अब कंफ्यूजन ये है कि आप सेपरेट टीम बनाना भी चाहते हो तो आपका वजूद एक सेपरेट टीम को टेस्ट का दर्जा मिल जाएगा, जैसा नहीं है। ओवैसी के बारे में बात करनी है। मैं जो समझ पाया ओवैसी को, 2-3 सभा का कवरेज करने का मौका मुझे मिला है। उनका मकसद सिर्फ इतना होता है, जब वो सभा के दौरान अपना संबोधन देते हैं या भाषण देते हैं, किसी भी तरह से जो वहाँ पर मौजूद हैं सभा में लोग, उनको उकसाया जाए, उनके दिमाग में जहर भरा जाए, वो सब उनके उनमें संबोधन में होता है। और अधिकतर जो भीड़ होती है वो, ये आपका फील है, मतलब जो आपने मैंने महसूस किया 2-3 सभाओं में, उसमें अधिकतर जो भीड़ होती है वो अंडर 19 के जो बच्चे होते हैं उनकी होती है। मैंने कभी किसी समझदार या अधिक उम्र वाले, कोई 10, 20, 50 की संख्या को छोड़ दें तो अधिक उम्र वाले किसी भी मुस्लिम आदमी को उनकी सभा में मैंने नहीं देखा। ये मैंने उनकी 2-3 सभा जो कवरेज की है उनमें देखा। और उनका जो आक्रामक अंदाज होता है, उस समय ताली बजवाने में तो अपने आप में वो सक्षम है, लेकिन जिस तरह से वो निशाना साधते हैं, खास करके सरकारों पर निशाना साधते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि उनको जो ध्यान देना चाहिए, जो नेता बने हुए हैं एक वर्ग विशेष के, कि वो अपने वर्ग विशेष से समाज के लोगों से कहें कि शिक्षा की ओर ध्यान दो, जो सरकार की तय उम्र है उस उम्र में शादी करो, तब जाके समाज विकास की ओर आगे आएगा। अभी जैसा कि सही सरकार की उम्र वाली बात तो ठीक है, लेकिन एक अलग से जो पर्सनल लॉ जो इम्प्लीमेंटेड है वो उनको उससे इतर जाने की संविधान के तहत अभी शक्तियां देता है, लेकिन वो एक जुदा मसला है। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी भी दरी बिछवा रहे हैं और नारे लगवा रहे हैं एम समीकरण से, जैसा कि नजर आ रहा है। मणिशंकर अय्यर, लेटेस्ट ब्लंडर अगर आपको पता हो, 1962 चाइना के आक्रमण के लिए उन्होंने कथित शब्द का इस्तेमाल किया। वो दरअसल एक कार्यक्रम में किस्सा सुना रहे थे, किस्सा सुनाते हुए कथित शब्द का इस्तेमाल किया, बाद में उन्होंने माफी मांगी, बीजेपी ने अटैक किया और कांग्रेस ने दूरी बना ली। मणिशंकर अय्यर के साथ तो मानो ये रूटीन की बात है, नहीं? मणिशंकर अय्यर हमेशा ऐसा करते रहे हैं, ये ब्लंडर्स करते हैं या पता नहीं क्या करते हैं, और मुझे समझ में नहीं आता कि इनकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये तो सीधे की सीधे राष्ट्र के नैरेटिव के अगेंस्ट जाने वाली चीज़ है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 1962 वॉर को लेकर चाइना का एक नैरेटिव है। चाइना हमेशा ये चीज़ कहता है कि भारत ने हमला किया और एनक्रोचमेंट शुरू किया, जबकि जो सच्चाई है वो बिल्कुल इससे उल्टी थी कि चाइना कैसे अंदर आया और उसने कहाँ तक, आसाम तक, पूर्वी भाग में और उत्तरी भाग में लद्दाख का जो पूरा हिस्सा है उस पर किस तरह से अपना अक्साई चीन पे कब्जा जमाया। ये उस नैरेटिव का समर्थन था। दिक्कत यहाँ से शुरू होती है कि आप और इनकी बात को और इनके कहे गए शब्दों को, इनकी माफ़ी को तो कोई पूछेगा नहीं, लेकिन चाइना की जो सोशल मीडिया उसके अंदर उसे कोट किया जाएगा और लोगों को सुनाया जाएगा और उनके अंदर एक थॉट प्रोसेस क्रिएट किया जाएगा कि देखिए असली बात है वो हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस के मुंह पे आई गई और उन्होंने सच्चाई बता दी। तो ये उस नैरेटिव को चैलेंज करने वाली बात है और ये उस सच्चाई को चैलेंज करने वाली बात है जिसके साथ भारत जीता आया है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर एक बहुत बड़ा सेटबैक क्रिएट करता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिहाज से देखा जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मणिशंकर अय्यर अब कोई ऐसी शख्सियत है जो मौजूदा चुनावों में इस एक बयान के जरिए, उनके कथित से भी किसी को कोई लेना देना नहीं है और उनकी माफ़ी से भी फिलहाल किसी को कोई लेना देना नहीं है, ऐसा मुझे महसूस होता है मोटे तौर पर। मैं करण भूषण शरण सिंह पर भी थोड़ी सी बात होनी चाहिए। अगर आप जानते हैं बृजभूषण शरण सिंह को, उनके बेटे हैं, बीजेपी से टिकट मिला, उनका काफिला चल रहा था, काफिले की एक कार ने कुछ लोगों को कुचल दिया, 2 की मौत हो गई, यंग थे और एक घायल भी है जिसका इलाज चल रहा है, उसकी स्थिति गंभीर है, एफआईआर भी हुई। अब उसमें करण भूषण शरण सिंह थे या नहीं थे इसकी पुष्टि नहीं हुई है, हालांकि ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है और ये सब हुआ है लास्ट फेज ऑफ वोटिंग से पहले। देखो, जहाँ तक सड़क दुर्घटना की बात की जाए तो जब रैलियाँ होती हैं तो सबको जल्दी होती है और खासकर कि अपने नेता के पीछे अपनी गाड़ी लगाना, ये ट्रेंड देखा गया है चुनाव कहीं का भी हो। और कोई भी चालक जानबूझ के किसी को मारना नहीं चाहता। अब यहाँ पर यह सड़क दुर्घटना ही कही जा सकती है और उस समय करण भूषण थे या नहीं थे जांच का विषय है। और करण भूषण अगर गाड़ी में बैठे भी हैं तो वो लोगों को मारने की बात क्यों कहेंगे? हाँ नहीं, हाँ इसमें तो कोई दोहराए नहीं है, लेकिन इस पर नैरेटिव्स बनेंगे। पास्ट की एक यूपी की घटना
जो अभी भी जांच जिस पर चल रही है वो भी आएगी, वो भी कनेक्ट होगी। और बृजभूषण शरण सिंह तो ऑलरेडी हॉट चल ही रहे थे और फिर उन्हीं के परिवार से टिकट दिया जाना, क्या आपको लगता है इसका कोई इम्पैक्ट लास्ट फेज ऑफ वोटिंग में एक दो ही सीटों पर सही हो सकता है? इम्पैक्ट तो किसी भी चीज़ का हो सकता है, लेकिन मैं किसी भी चीज़ को देखने के लिए इसके बड़े कहना मैं 2 सेकंड में ये ज़रूर साफ करना चाहता हूँ कि इसको इलेक्शन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, मतलब लॉजिकली एथिकली स्पीकिंग इसको इलेक्शन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन कुछ सच्चाइयाँ होती हैं जिसे स्वीकार करना ज़रूरी है। तो एक कड़वा घूंटी सही मैंने ये सवाल पूछा है और राहुल जवाब दें। मैं भी इस पे एथिकली जाना चाह रहा था कि किसी भी व्यक्ति को किसी चीज़ के लिए दोषी ठहराने से पहले उस तराजू को हाथ में लेना चाहिए जिसमें कि आपको ये समझने के लिए वो तमाम बाट और तोल मौजूद हो कि किसी ने क्या किया है क्या नहीं किया है। सिर्फ इस वजह से कि करण भूषण शरण सिंह बृजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं, उनको कैटेगरी में खड़ा कर दिया जाए कि वो सेंसेशन क्रिएट होगा और इससे हो सकता है कई चीज़ जगहों पे टीआरपी मिल जाए और कईयों को सोशल मीडिया पे हिट्स मिल जाएं। हर इंडिविजुअल को अलग तरीके से देखा जाना चाहिए और ये इंडिविजुअल अलग हैं। क्या इन्होंने कुछ ऐसा अपने मंतव्य के साथ में किया है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसे ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है। सही का मनोज ने, एक दुर्घटना है, दुर्घटना और किसी ने ऐसा भी नहीं है किसी के ऊपर अगर चढ़ाने की कोशिश की है और अगर की है तो उसके लिए भी करण भूषण को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जिसने की है उसको किया जाना चाहिए और कटघरे में खड़ा किया जाना, अगर ये मंतव्य के साथ है, इसके पीछे कोई मोटिव है। अगर नहीं है तो फिर एक दुर्घटना के तौर पर इसे देखना चाहिए और फिर बाकी जो भी एफआईआर के बाद में कोर्ट में जब मामला जाए तो न्यायालय इसका परीक्षण करेगा। ये बात इसलिए भी ज़रूरी थी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो जिस तरह से सोशल मीडिया पर ये दिन भर ट्रेंड किया है, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिस तरह से उसको रीथिंक किए जाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये था सुर्खियों से आगे। नमस्कार।